थानागाजी न्यायालय में पेश हुए और इससे पहले थानागाजी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद उन पर केस दर्ज करने का आरोप भी लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरिस्का मार्ग को यथावत रखने के लिए और जल्दी एलिवेटेड बनवाने के लिए हम बातचीत करेंगे। जनता को आश्वस्त किया गया है कि थाना गाजर जी की जनता के लिए हमेशा वो तत्पर है। जी सरिस्का बचाओ, आपको पता है सरिस्का बचाओ। उस समय हमने जयपुर कूच किया था तो कोई अशांति नहीं हुई थी, न कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। तो सरिस्का में आंदोलन के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ और उसी मामले में उनकी पेशी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने का ऐलान हुआ है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है। दो बड़े नाम, दो बड़ी शख्सियत जिसमें राजनीति में काफी अहम योगदान दोनों नेताओं का माना जा सकता है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह जो कि बड़े किसान नेता भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। दो शख्सियत भारतीय राजनीति की जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नरसिम्हा राव जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जो कि बड़े किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट से आते थे, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। दो बड़ी शख्सियत भारतीय राजनीति की, इसके साथ MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जिसको लेकर लगातार किसान मांग करते रहे लागू करने की, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम बड़ी शख्सियत जिन्होंने किसानों के लिए खासतौर पर काम किया, भारत रत्न उन्हें अब मिलेगा। इस बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता रहे, वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक रहा। MS स्वामीनाथन इनकी रिपोर्ट को लागू करने की लगातार मांग किसान करते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान के साथ MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति की बड़ी शख्सियत, दक्षिण से उनका ताल्लुक, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को लेकर जानकारी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि उन्हें भारत रत्न मिलेगा। और अब देखिए तीन शख्सियत जो कि भारतीय राजनीति में काफी बड़ा और अहम योगदान उनका माना जाता है। नरसिम्हा राव जिनका दक्षिण से ताल्लुक रहा है, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ MS स्वामीनाथन जिन्होंने किसानों को लेकर रिपोर्ट बनाई थी, उसको लेकर किसान आज तक ये मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके, हमें अपने फसल का MSP मिल सके। चौधरी चरण सिंह वो भी एक बड़े किसान नेता के तौर पर सामने आए थे, कई बड़े आंदोलन किसानों के लिए उन्होंने किए, वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक है, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तीन शख्सियत जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और भारतीय राजनीति में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है और इसी के मद्देनजर भारत रत्न देने का ऐलान सर्वोच्च से सम्मान माना जाता है और ये सर्वोच्च सम्मान MS स्वामीनाथन के नाम है, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव के नाम है, चौधरी चरण सिंह के नाम है और ये महत्वपूर्ण जानकारी खुद
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को भी मिलेगा। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की जानकारी मिल रही है। और MS स्वामीनाथन, किसानों के लिए जिन्होंने रिपोर्ट तय की थी और ये बताया था कि फसल का उचित उन्हें MSP मूल्य मिलना चाहिए, एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट को अब तक लागू करने की मांग किसान करते रहे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, ये 3 बड़ी शख्सियत जिनका न सिर्फ भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा बल्कि किसानों के लिए भी उनका जीवन समर्पित रहा, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन का जो जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा भी की गई है, उसे साफ मैसेज जाता है कि भारत सरकार किसानों के मसीहा जो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है, उनके लिए उनका सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है। और जिस तरह से लगातार खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, तो इससे अपने आप देश भर में जाएगा। किसानों के मसीहा के नाम से चौधरी को जाना जाता है। उसके साथ साथ MS स्वामीनाथन को लगातार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे फैसले जो हैं वो MS स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए। लगातार उन्होंने जो है MS स्वामीनाथन ने बहुत सारे जो टेक्निक है, नई नई हरित क्रांति की बात करें या अनेक क्रांतियों की बात करें, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान MS स्वामीनाथन का रहा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी घोषणा है मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, जब देश में आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें पीवी नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा नाम हमेशा शामिल रहता है। हमेशा जिक्र जब होता है भारत के जो आर्थिक क्षेत्र को विदेशी निवेश खोजने के लिए, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो पीवी नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है भारत के आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में उनको भारत रत्न की घोषणा करना बहुत बड़ा अपने आप में भारत सरकार का फैसला है। और खास तौर पर इस बात को जाने तो चौधरी चरण सिंह के साथ साथ जो वो हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दोनों ही नॉन BJP बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप लगातार देखें मोदी सरकार के फैसले, अगर अवार्ड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो चाहे पुरस्कारों की बात करें, चाहे आप पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव मोदी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया है। और यही बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन है कि दो जो प्रधानमंत्रियों को पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणा आज की है, चाहे पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, इन दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों को जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा की गई तो वो दोनों ही गैर BJP बैकग्राउंड रहा है। उसके साथ साथ अगर किसानों की अगर हित की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन दोनों बहुत बड़े नाम हैं किसानों के मसीहा के रूप में। लगातार आपने देखा कि जिस तरह से किसान बहुत सारे प्रश्न सरकार के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे, विपक्ष लगातार आरोप लगाता था, तो वो किसानों को हित की बात नहीं करती, सरकार किसानों के हित को ध्यान नहीं रख रही है। लेकिन उसके बावजूद बाद में आप जिन्होंने जिस तरह से घोषणा की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है सरकार के द्वारा कि वो हमेशा किसानों के हित के लिए समर्पित है और किसानों का सम्मान करती है। और यही कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो या MS स्वामीनाथन हो, दोनों को उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है। जाहिर तौर पर पवन, देखिए किसानों के अधिकारों के लिए भी लड़ा है, बड़े आंदोलन में भी शामिल रहे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री भी वो रहे। तो जाहिर तौर पर अब उन्हें भारत रत्न मिलना, और हमने देखा किस तरह से जयंत चौधरी की भी बात NDA में शामिल होने की चल रही है। तो इसे किस तरह से देखा जाए कि अब चौधरी चरण सिंह के जो अहम योगदान देश की राजनीति में रहा है उसको अब सम्मानित कर रही है भारत सरकार? देखिए, आप लगातार अगर राजनीतिक पहलू से भी देखें, चूंकि जयंत चौधरी के साथ BJP की लगातार बातचीत चल रही है, वो अपने NDA गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी हो सकते हैं। तो जो RLD राष्ट्रीय लोकदल की एक बहुत बड़ी मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा सरकार करे, तो उसके जोड़ कभी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा फैसला ये भारत सरकार ने लिया। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अब जयंत चौधरी बहुत जल्दी ही NDA गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी RLD देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, देखिए, ये पुरानी मांग थी और यही यहाँ तमाम नेताओं का कहना है कि आखिरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के साथ वो मांग भी भारत सरकार ने पूरी की है। पवन के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव, जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति के बड़ा चेहरा रहे हैं, अहम योगदान देश में रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। ये 3 बड़ी शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इसके जरिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि किसानों के लिए हम लगातार तत्पर काम करते रहे हैं, और अब जो किसानों के लिए एक बड़े आंदोलन में शामिल रहे, किसानों के संघर्ष में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, 2 बड़े चर्चित चेहरे, चाहे वैज्ञानिक हों, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हो या फिर चौधरी चरण सिंह, जो कि वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, विधायक के रूप में उन्होंने काम किया, और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपना सहयोग किया और अपना योगदान दिया। उनको अब सम्मानित करने का काम भारत सरकार करने जा रही है। और आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जयंत चौधरी के भी नज़दीकी NDA के साथ हो रही थी। चर्चा ये थी कि उनके साथ शामिल हो सकते हैं, और चूंकि हमेशा से जयंत चौधरी की पार्टी ये मांग करती रही कि उनके दादा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और देखिए आखिरकार जो पुरानी मांग थी उस पर विचार करते हुए भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी निकल कर आता है जयंत चौधरी के लिए, और इस बीच किसानों के लिए भी बहुत बड़ा ये मैसेज है। लोकसभा चुनाव से पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए 2 प्रधानमंत्री हैं पूर्व, जो कि भारत रत्न से उन्हें अब नवाजा जाएगा। नरसिम्हा राव, जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, उन्हें भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ये जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही शख्सियत जो है पूर्व प्रधानमंत्री, इनका बीजेपी से ताल्लुक नहीं रहा है, और हमेशा मोदी सरकार यही कहती रही है कि चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता हो, अगर किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसके कामों को हम हमेशा योगदान को सराहते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और देखिए आप अगर पहले भी पिछले सालों में नज़र डालें, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की बात हो या फिर कल आपने देखा किस तरह से मनमोहन सिंह को भी विदाई दी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस दौरान उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ भी की थी। तो ये हमेशा मोदी सरकार एक मैसेज देने का काम करती रही है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम जो बड़ी शख्सियत हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हों, उनके सम्मान, उनके योगदान को हम आज़ाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आभार व्यक्त करते हैं चौधरी चरण सिंह को, जो भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। और देखिए पुरानी मांग रही है, संघर्ष किया, और इस देश के लिए बहुत बड़ी देन है किसानों के क्षेत्र में आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की। तो मेरा तो मानना है कि थोड़ा सा देर जरूर हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भारत रत्न मिला है। बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या इसका राजनीतिक फायदा भी उत्तर प्रदेश में आप लोग को मिलेगा? राजनीतिक फायदे और नाफायदे की आवश्यकता नहीं है, वो उसके हकदार थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनको मिलना ही चाहिए था। मिला है, बहुत अच्छा है। तो तमाम नेता अब यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर एक बड़ी शख्सियत रहे हैं और देश की राजनीति में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा ये एक बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ PV नरसिम्हा राव, जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनकी कमेटी का जिक्र आज भी होता है, आज भी उनकी जो रिपोर्ट थी, जो सुझाव दिए गए थे, उन्हें लागू करने की मांग किसान करते रहे हैं, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस बाबत जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया
पर दी है, एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि 3 बड़ी शख्सियत जिनका भारत में बड़ा योग लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात रूरल इंडिया के इश्यूज़ को उठाते रहे पूरी ज़िंदगी भर। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो स्वागत योग्य कदम है। अखिलेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे कि जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है, उनको अगर भारत रत्न मिलता है तो ये वाकई स्वागत योग्य कदम है। तो हर पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं इसे सराहा जा रहा है जो कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। 3 बड़ी शख्सियत हैं भारतीय राजनीति की, उनको अब भारत रत्न देने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, इसके साथ साथ पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक रहे हैं स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। अच्छी बात है। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और ज़मीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में काम किया, इसलिए उनके भारत रत्न से उनको नवाजने का काम हमारी सरकार ने किया है। कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर ये 3 और अनाउंसमेंट किस तरह से? कर्पूरी ठाकुर जी का अनाउंसमेंट हुआ, माननीय हमारे जो LK आडवाणी जी हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ, और अब 3 नाम और अनाउंसमेंट हुए। हमारी सरकार भारत के वो लोग जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में जो भी मदद किया है उनको भारत रत्न से उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह अपने दर्शकों को बता दें कि उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा, और ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और आपातकाल में भी आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह डटकर खड़े रहे थे लोकतंत्र के लिए, उनकी प्रतिबद्धता को आज याद किया जाता है आज भी, और उनको सम्मानित करने का काम अब भारत सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं MS स्वामीनाथन, जिनके रिपोर्ट के सुझाव को आज भी किसान मांग करते हैं कि लागू किया जाना चाहिए। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था और उसी को सम्मानित करने का काम अब यहाँ पर भारत सरकार करने जा रही है। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए कई आंदोलन लड़े हैं, जो वेस्टर्न यूपी है उससे वो ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ साथ जयंत चौधरी, उनके वो दादा हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह। इसके साथ साथ देश के गृह मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया, विधायक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और खास तौर पर जो किसानों के लिए काम किया गया उस पर अब योगदान यहां पर उसको सम्मानित किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नागौर दौरे की करते हैं। खंडाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और जानकारी मिल रही है कि अब मुंडवा में भी हैं, जहां पर वीर तेजास्थली शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास में वो भाग लेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंडवा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और वीर तेजास्थली के शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। आज नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री, तस्वीरें आपको सीधे मुंडवा की दिखा रहे हैं। वीर तेजास्थली शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होते हुए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास में भी वो भाग लेंगे और एक बड़ी सौगात यहां पर छात्राओं को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर दौरा, और देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की है विधिवत। सरस्वती मां को वंदन करते हुए उनका
शिक्षण संस्था है ये वी तेजा स्थली, और आज यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन जिसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री। गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास के साथ एक बड़ी सौगात यहां पर छात्राओं को मिलने जा रही है। महेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात छात्राओं को मिलेगी। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मुंडवा पहुंच चुके हैं शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में। कितनी देर यहां पर रहने का कार्यक्रम? बिल्कुल, मुख्यमंत्री मुंडवा पहुंच चुके हैं और मुंडवा में जो वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान है वहां के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वार्षिक उत्सव और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर भी मौजूद है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी साथ में मौजूद है और पूर्व सांसद CR चौधरी की तरफ से स्वागत किया गया संस्थान के पदाधिकारियों की तरफ से। और काफी यहाँ का कार्यक्रम काफी लंबा चौड़ा है। मुख्यमंत्री काफी समय तक यहाँ रुकेंगे। इसके बाद आगे का कार्यक्रम अमरपुरा गांव का है। फिलहाल मुख्यमंत्री अभी तुरंत पहुंचे ही हैं और मंच पर उनके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व सांसद CR चौधरी ने स्वागत किया, साथ ही जो बीजेपी के नागौर के स्थानीय नेता है वो स्वागत कर रहे हैं। साथ में संस्थान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है वो भी स्वागत कर रहे हैं और प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री को भेंट किए जा रहे हैं। ये अभी स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है, फिर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है और शिलान्यास का कार्यक्रम है। ये तमाम तरह के कार्यक्रम है अभी मुंडवा में। तो काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। यहाँ हो सकता है कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री का मुंडवा का कार्यक्रम है। उसके बाद मुख्यमंत्री अमरपुरा गांव जाएंगे। वहां पर भी देव दर्शन के कार्यक्रम में लक्ष्मीदास जी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर मुख्यमंत्री नागौर शहर में आएंगे, बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और उसके बाद गोगलाव गांव जाएंगे जहां बीजेपी का जो गांव चलो अभियान है उसमें शिरकत करेंगे। फिलहाल मंच पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री का स्वागत हो गया है। बाकी जो नेता है, अतिथि है, चिकित्सा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, उनका स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। अभी कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा जिसमें मुख्यमंत्री छात्राओं को संबोधित भी करेंगे और जो बाकी के जो भी बीजेपी नेता है वो भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नागौर जिले के जो स्थानीय बीजेपी से जुड़े हुए विधायक है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद है, राज्य मंत्री मंजू बागमार मौजूद है। तमाम जो स्थानीय नेता है नागौर जिले के बीजेपी के वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इससे पहले करनाल में भी तेजाजी महाराज के मंदिर में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। वहां भी स्वागत सत्कार का कार्यक्रम मंदिर समिति की तरफ से किया गया और अब वार्षिक उत्सव और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे में स्वागत फिलहाल हो रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन भी यहाँ होगा। छात्राओं को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास भी यहाँ किया जाएगा और देव दर्शन का कार्यक्रम इसके बाद अगला एक और कार्यक्रम है अमरपुरा गांव का। शाम को सबसे अहम कार्यक्रम है बीजेपी के गांव चलो अभियान का, जहां मुख्यमंत्री नागौर से 8 किलोमीटर दूर गोगलाव गांव है वहां जाएंगे। वहीं पर रात्रि प्रवास है मुख्यमंत्री का और गांव के लोगों से मुख्यमंत्री रूबरू होंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का गांव में कितना लाभ पहुंचा है, ग्रामीण क्षेत्रों के क्या मुद्दे, क्या समस्याएं है, उन सारी परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री वहां गांव में चौपाल करेंगे गोगलाव में। अभी महेंद्र, आप बता रहे हैं कि गांव चलो अभियान में भी शामिल होंगे और जिस गांव का चयन किया गया है जहां पर प्रवास आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसके पीछे की आप रणनीति क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आप वहां के गांव कस्बों से वाकिफ रहे होंगे। शहरी पार्टी के तौर पर जानी जाती है बीजेपी, जाहिर तौर पर गांव में पैठ बनाने की कोशिश है, लेकिन यही गांव को क्यों चुना गया, इसके पीछे आप क्या रणनीति समझ पा रहे हैं? देखिए, किसान वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनके बीच में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसी उद्देश्य से ये क्या, गोगलाव गांव नागौर का निकटवर्ती गांव है। सुविधा के लिहाज से क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आज दिन भर कई कार्यक्रम है, तो 8 किलोमीटर गोगलाव जिला मुख्यालय से दूर है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और वहाँ कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी है उस गांव की। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग गोगलाव गांव में निवास करते हैं। बड़ा गांव है, हर जाति के, हर धर्म के लोग वहां मिलते हैं, तो इसी कारण से शायद इस गांव को बीजेपी ने चुना है। और महेंद्र, उनके साथ और कौन बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान प्रवास पे मौजूद रहेंगे?
देखिए, जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, ये अभी मुंडवा के कार्यक्रम में तो है, लेकिन प्रवास के कार्यक्रम को लेकर जो आधिकारिक जानकारी है वो केवल मुख्यमंत्री की ही आई है। हो सकता है कि बीजेपी के संगठन से जुड़े जो प्रदेश मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो प्रदेश मंत्री स्तर के जो संगठन से जुड़े हुए बीजेपी के पदाधिकारी है वो प्रवास के दौरान रह सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन आधिकारिक जानकारी केवल मुख्यमंत्री की है, उन्हीं का ही प्रवास गोगेला गांव में। चूंकि गांव में प्रवास भी मुख्यमंत्री को करना है, इस बाबत किस तरह की तैयारी आप वहां देख पा रहे हैं? गांव वालों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, किस तरह का उत्साह वो दिखा रहे हैं? देखिए, गोगेला गांव हाईवे पर गांव है। नागौर से बीकानेर की तरफ जब जाते हैं तो ये गांव आता है, और आज सुबह ये नजारा वहां देखने को मिला कि चारों तरफ बीजेपी की झंडियां गांव के लोगों ने लगाई। एक तरीके से गांव के लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री उनके गांव में आ रहे हैं। किसी गांव में मुख्यमंत्री का आना तो अपने आप में बड़ी बात हो ही जाती है। आमतौर पे तो मुख्यमंत्री बड़े शहरों में ही नहीं पहुंच पाते काफी समय तक, लेकिन अभी सरकार बने कुछ ही समय हुआ और गोगेला गांव के लोग तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं, और इसका फायदा भी गांव के लोगों को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा। अभी भी प्रशासनिक अधिकारी जो तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, सारी चीजों को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बने कि मुख्यमंत्री के ध्यान में आ जाए। तो गांव के लोगों को तो इससे निश्चित तौर पर फायदा ही है, और वो दिख भी रहा है। आज गांव में गांव के लोगों ने स्वागत सत्कार के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ तक कि सड़क के दोनों तरफ बीजेपी की झंडियां ही झंडियां आज सुबह से नजर आ रही है। जी महेंद्र, हमने देखा है कि जब भी किसी दौरे पर रहते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं मुख्यमंत्री, तो वहां कार्यकर्ताओं से भी खास बैठक होते हैं। क्या इस बाबत भी कोई कार्यक्रम? बिल्कुल, नागौर के बीजेपी ऑफिस में ही बैठक रखी गई है। बीजेपी ऑफिस में बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि अव्यवस्था नहीं हो। अमरपुरा अभी जो कार्यक्रम चल रहा है ये मुंडवा का है, इसके बाद अमरपुरा गांव में देव दर्शन होंगे, उसके बाद कार्यक्रम नागौर शहर का ही है। नागौर में बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनसे चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, और वो कार्यक्रम भी आधा एक घंटे के आसपास रह सकता है। उसके बाद गांव चलो अभियान का कार्यक्रम है। तो यहाँ जो एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी के नेता कर चुके हैं, आज नागौर के एक गांव में पहुंच रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जरा यहाँ का राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी दीजिए। किस तरह के सामाजिक समीकरण हैं, किस तरह के जातीय समीकरण हैं जिनको यहाँ पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी की है? देखिए, नागौर बिल्कुल ही आधारित जिला है, किसानों का जिला कह सकते हैं, पशुपालकों का जिला कह सकते हैं। कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां खनन क्षेत्र और मकराना का जो मार्बल क्षेत्र जरूर नागौर जिले में है, लेकिन ज्यादातर जिले की पब्लिक, इस लोकसभा क्षेत्र की पब्लिक ग्रामीण परिवेश की है। यहाँ जाट बहुल्य क्षेत्र है, इसके अलावा सबसे ज्यादा वोट बैंक SC/ST का है, फिर माइनॉरिटी के अच्छे खासे वोट बैंक है। तो बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पेड़ को और मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। पिछली बार सबको पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ बीजेपी का केवल इस नागौर की सीट पर गठबंधन हुआ था लोकसभा में, लेकिन अब RLP और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था किसान आंदोलन में। अब बीजेपी को खुद के स्तर पर यहाँ चुनाव, इससे पहले CR चौधरी यहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी से और केंद्र में राज्य मंत्री बने थे, लेकिन पिछली बार गठबंधन हो गया, वो गठबंधन टूट गया। इस बार थोड़ी परिस्थितियां अलग है। इस बार एक चीज नई ये भी है कि नाथूराम मिर्धा की जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनकी विरासत को आगे लेकर बढ़ रही है ज्योति मिर्धा, वो बीजेपी में है। तो बहुत सारी चीजें इन एक साल के भीतर बदली है। तो गठबंधन टूट गया RLP का बीजेपी के साथ, फिर ज्योति मिर्धा जो कि नाथूराम मिर्धा की विरासत को लेकर आगे बढ़ रही थी। अगर एक लाइन में कहें तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के गढ़ पर सेंधमारी करने की कोशिश इस दौरे के जरिए मुख्यमंत्री की, बिल्कुल कुछ इसी तरह का कह सकते हैं। और ये सिनेरियो दिख भी रहा है कि CR चौधरी की मौजूदगी है, ज्योति मिर्धा की कार्यक्रमों में मौजूदगी है, बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी चाहे वो चुनाव हारे थे सब कार्यक्रम में मौजूद है। तो एक मैसेज यही है कि हम सब एकजुट हैं और हमें लोकसभा में इस बार नागौर जिले से अच्छे वोटों से जीत दर्ज करनी, हमें किसी से गठबंधन की जरूरत है नहीं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी नागौर में बदल गई है। कांग्रेस की बड़ी नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ चुकी है और CR चौधरी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें बदली है, परिस्थितियां
इस तरह की महेंद्र, जाहिर तौर पर चूंकि नागौर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के सामने है, चूंकि पिछली बार 2018 में भी 2019 में भी यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव के दौरान 25 की 25 सीटें जी गई थी, तो हनुमान बेनीवाल का ही सहयोग इसमें रहा था नागौर सीट जीत कर देने का। तो कुल मिलाकर इस बार चूंकि अब बीजेपी अपने आप में ताल ठोक रही है, तो नागौर पर खासतौर पर फोकस। बिल्कुल, ये सबको पता है कि 25 सीटों में से 2 सीटों को लेकर जो बीजेपी ने आंतरिक सर्वे करवाए थे उनमें पता चला कि 2 सीटें कमजोर है। इसमें एक नागौर शामिल रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा वोट बैंक इस पूरे क्षेत्र में है। लेकिन बीजेपी खुद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम अपने स्तर पे कर सकते हैं चीजें, क्योंकि पहले भी CR चौधरी चुनाव जीते हैं, तो ये चीजें हुई। हालांकि उस समय भी हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने 1,60,000 वोट लिए थे, और ज्योति मिर्धा तब कांग्रेस में थी, वो चुनाव हार गई। लेकिन अब तो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। अब ज्योति मिर्धा भी बीजेपी में है, CR चौधरी भी बीजेपी में है, और हनुमान बेनीवाल का बीजेपी से गठबंधन टूट गया था। तो अब नया राजनीतिक सिनेरियो लोकसभा चुनाव के लिहाज से नागौर जिले में क्या बनता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और महेंद्र, यहाँ पर जीत के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, मिशन 25 पर पूरा फोकस है, लिहाजा नागौर जहाँ पर एक बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल की तरफ से मिल सकती है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अपना जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जयपुर बम ब्लास्ट मामले की बात करते हैं। बड़ी जानकारी दरअसल जयपुर बम ब्लास्ट मामले से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने खुद को नाबालिग बताकर अर्जी दाखिल की थी और अब ये बड़ा झटका आरोपी के लिए, आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आरोपी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया है। दरअसल आरोपी ने खुद को नाबालिग बताकर अर्जी दाखिल की थी और ये एक बड़ा झटका आरोपी के लिए और तमाम उन पीड़ितों के लिए जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका हाथ लगा है। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी सलमान ने खुद को नाबालिग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जयपुर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अपने याचिका में आरोपी सलमान ने कहा कि घटना के वक्त वो नाबालिग था, लिहाजा उसे जमानत दिया जाना चाहिए और हाईकोर्ट ने उसके तथ्य को नहीं सुना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में सही है और वो हाईकोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यही आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सलमान की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में आरोपी सलमान ने जयपुर हाईकोर्ट में ये कहा था कि वो उस समय नाबालिग था जिंदा बम ब्लास्ट के मामले में, लेकिन हालांकि कोर्ट ने भी ये कंसीडर किया कि इस पूरे मामले में उसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, और यही आधार सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और जिस उम्मीद से आरोपी सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर ग्रामीण से इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहरपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। खोरा रोड स्थित गेस्ट हाउस में वारदात को अंजाम दिया गया। 6 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। मनोहरपुर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दी। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है, मनोहरपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। खोरा रोड स्थित गेस्ट हाउस में वारदात को अंजाम दिया गया। 6 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। मनोहरपुर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर जयपुर ग्रामीण से है, अपने दर्शकों को बता दें, शर्मनाक खबर जहां पर मनोहरपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 6 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। हीरा लाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरा लाल, क्या इन 6 पर गैंगरेप का आरोप है जिन्हें डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई?
जी देखिए, मनोरपुर इलाके की ये पूरी घटना है जहां एक युवती के साथ जो मेडिकल छात्रा बताई जा रही है उसके साथ बीती रात गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है और पीड़िता के बयान भी लिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमरामगढ़ सीओ मौके पे पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात किरोड़ी लाल मीणा की करते। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सुबह 11 बजे सरिस्का में आंदोलन के मुकदमों में थाने में जो दर्ज हुए थे उसमें अब न्यायालय में उनकी आज इन मुकदमों को लेकर पेशी हुई। इससे पहले थाना गाजी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला फैलाकर उनका स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद उन पर केस दर्ज करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। कहा कि सरिस्का मार्ग को यथावत रखने के लिए और जल्द ही एलिवेटेड बनवाने के लिए वो बातचीत करेंगे। मैंने आंदोलन किया था जी, सरिस्का बचाओ, आपको पता है सरिस्का बचाओ। उस समय हमने जयपुर कूच किया था तो कोई अशांति नहीं हुई थी, न कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के जरिए राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान बजट में बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। आगामी वित्त वर्ष में 70,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं में 70,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा किए जाने पर उत्साह नजर आया। लेकिन जो ये सरकार का प्रयास है ये तभी सफल होगा जब पेपर लीक ना हो, टाइम पर भर्तियां निकाली जाए और टाइम पर ही उनका पेपर लिया जाए। सर देखो, बहुत अच्छी बात है कि 70,000 वैकेंसी निकाली है, पर वो वैकेंसी टाइम पे कंप्लीट हो, टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट आए और टाइम पे ज्वाइनिंग होए तो वो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो बच्चे वैसे ही बीच में ही रह जाते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम होते नहीं है, तैयारी करते हैं, एग्जाम होते नहीं है, आगे चले जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, बच्चे निराश हो जाते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं। तो राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी के जरिए पेश किए गए लेखानुदान बजट में पेट्रोल और डीजल पर वैट दर नहीं घटाए जाने पर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उपभोक्ताओं में थोड़ी निराशा देखने को मिली है। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर, जहां पेट्रोल डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा हैं, ऐसे में श्रीगंगानगर के उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी खासे निराश दिखे। निराशा है। मुझे लगा कि मोदी जी गारंटी दे गए, अब तो ये काम होना ही होना है, पर मुझे नहीं पता था कि बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को मोदी जी की वारंटी बना दी। इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला डीजल पेट्रोल पर। बड़ी हैरानगी और बड़ा परेशान हूँ मैं कि भाई तुम सबने यहाँ बोला था, गंगानगर में आए सब लोग, भजन लाल जी से मैं कर्णपुर में मिला, सीपी जोशी जी से मैं गंगानगर में मिला, दिया कुमारी जी से मिला, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिला, सब ने बोला कि मोदी जी की गारंटी है, ये पूरी होगी। अब मैं इन सभी महानुभावों से हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि भाई साहब वो क्या हुआ गारंटी का? तो कहीं खुशी तो कहीं निराशा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जयपुर से लेते हैं, जहां पर पदस्थापन सूची को लेकर चल रहे आंदोलन के मामले में अभ्यर्थियों ने शीफू के बाहर मेन गेट को बंद कर दिया है। बेरोजगार अभ्यर्थी गेट के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में 8 अलग अलग कैडर में भर्तियों से जुड़ा हुआ यह मामला, जिसको लेकर पिछले 23 दिन से धरना चल रहा है। तो बेरोजगार अभ्यर्थी गेट के बाहर नारेबाजी करते हुए पिछले 23 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है।
भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण की जन्मस्थली और माता साड़ू की अखंड तपोभूमि मालासेरी में डोंगरी मंदिर के विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालासेरी डोंगरी आए थे। दर्शन के बाद पीएम ने 4 करोड़ की लागत से निर्मित पैनोरमा में पौधारोपण कर हवन में आहुति भी लगाई थी। इसके बाद से ही इस मंदिर का प्रचार और उत्थान पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है, तो पूरे देश भर से यहां पर भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अब बात करते हैं खबर के असर की। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 4 में अव्यवस्थाएं हैं और बालिकाओं से साफ सफाई करवाने, साथ ही समय पर खाना नहीं देने के आरोपों को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। जांच करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की टीम यहां पर पहुंची। उनके सदस्यों ने खुद माना कि स्कूल में व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं है, काफी उसमें सुधार की जरूरत है। आरोप यहां पर यह भी लग रहे हैं कि लगातार अधिकारियों को जानकारी इस बाबत है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया और मुझे प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा भेजा गया है। तो मैंने यहाँ देखा, बालिकाओं से भी चर्चा की और यहाँ निवासित स्टाफ और जो भी यहाँ जिला के शिक्षा के अधिकारीगण हैं उन सब से चर्चा की। तो देखा बालिकाओं के व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सुधार की अपेक्षा है। सफाई कर्मी की व्यवस्था है नहीं। वार्तालाप भी की शिक्षा अधिकारियों से, तो उस तरह से बजट में क्या प्रावधान है उसके बारे में बिल्कुल दिखवाना है कि बजट में क्या प्रावधान है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। बाकी ये बात शिकायत सही है कि सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। बकाया फसल बीमा क्लेम की मुख्य मांग को लेकर कलेक्टर के बाहर जिले भर से आए किसान इस वक्त धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी हो रही है। धरने को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से किसान यहां पर इकट्ठा है। बकाया फसल बीमा क्लेम की मुख्य मांग को लेकर और साथ ही साथ 9 अलग मांग हैं जिसको लेकर धरना दिया जा रहा है कलेक्टर के सामने। ये धरने पर बैठे हैं किसान। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, कितनी देर से ये किसान बैठे हुए हैं और मुख्य मांगे इनकी क्या है? क्या अब तक कोई बातचीत भी इनके साथ शुरू हुई? तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो किसानों का ये धरना है वो जिला स्तरीय धरना है। जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके बैनर तले ये धरना है वो दिया जा रहा है। और जो मुख्य मांग है इनकी वो बकाया फसल जो बीमा है उस बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग है, जो क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाए, ऐसा इनके द्वारा मांग की गई। और साथ ही जो 2021 और 2022 का जो फसल बीमा क्लेम है उसकी यहाँ मांग की जा रही है। इसके अलावा जो खरीफ फसल है उसकी मांग यहाँ की जा रही है। और जो सब्सिडी है, सब्सिडी की मांग और बहुसूत्री इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। इससे पहले भी जो किसानों का जो आंदोलन है वो इस मांग को लेकर रहा था कि क्रॉप कटिंग के आधार पर उनको जो बीमा क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाए, न कि सैटेलाइट के आधार पर। और इसी मांग को अब दोहराते हुए किसानों के द्वारा ये धरना शुरू किया गया है। और ये धरना पहले भी काफी लंबा चला था और आज हालांकि सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 1 दिवस ये इस धरने के अंदर अगर मांगे नहीं मानी गई तो 16 तारीख से जो किसान है वो बड़ा आंदोलन है वो यहाँ छेड़ सकते हैं। जी, चेतावनी दी गई है कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बाबत क्या अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी इन किसानों से मिलने आया है? और मनोज, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, कितनी तादाद यहाँ पर किसानों की दिख रही है इस वक्त? देखिए, बड़ी संख्या के अंदर तो किसान है, जिले भर से किसान आए हैं जो कि यहाँ मौजूद है। अलग अलग तहसीलों से ट्रेन और बसों के माध्यम से किसान यहाँ पहुंचे हैं। और कलेक्ट्रेट के सामने जो अम्बेडकर प्रतिमा स्थल है वहां पर ये धरना चल रहा है। हालांकि अभी जो पुलिस की अगर बात करें तो आरएससी सहित पुलिस का भारी जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अभी किसी तरह की वार्ता यहाँ किसानों से नहीं की गई है। किसानों का ये कहना है कि ठीक है मनोज, अब देखना होगा कब तक इनकी मांगों को लेकर विचार किया जाता है, क्या अगला कदम किसानों का होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।